जय हिंद दोस्तों, आज स्वागत है आज का लेक्चर नंबर 69 में। आज लेक्चर नंबर 69 है, डे 69 है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, यानी कि जलवायु परिवर्तन। जब आप 69 लेक्चर देख रहे हो तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2027 के लिए लेक्चर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख के आए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा, कभी भी बीच क्लास में नहीं घुसा जाता है, हम आपको बार बार बता चुके हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर देख के आइए, फिर इसको देखिए आकर, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्लाइमेट चेंज एक बहुत हॉट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है जिस प्रकार से प्रकृति अपना खेल दिखा रही है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज बिना पढ़े आपका काम बनने वाला नहीं है। हर एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, एवरीवेयर क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट। तो सवाल है कि क्लाइमेट चेंज आखिर होता क्यों है, अब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो इससे होगा क्या। तो क्लाइमेट चेंज दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्यों है। होने के पीछे कारण ये है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि दरअसल क्लाइमेट चेंज के सबसे पीछे जो जिम्मेदार कारण है वो है गरीबी, ठीक है। अब गरीबी कैसे कारण है? गरीबी इसी है, जैसे मान लो किसी के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो जो है चूल्हा जलाएगा। जब चूल्हा जलाएगा तो धुआं करेगा तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बल्कि अमीर भी उसके पीछे कारण है। जिनके पास जितने ज़्यादा रिसोर्स होते हैं उतने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं अपनाएंगे, वो अपनी पर्सनल कार लेके जाएंगे, फिर चाहे भले थोड़ी दूर पे जो है पानी पीना हो तो पता चला कार चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, तो फिर वो कलेक्टिव एफर्ट करना भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो उनकी जो है बपौती है, और जितना चाहेंगे, मतलब पूरे रिसोर्स जो है उन्हीं की है, मतलब जो है अगर उनके पास पैसा है तो खूब बर्बाद करेंगे नेचुरल रिसोर्स को, प्राकृतिक संसाधन को। ये भूल जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को फिर जो है यूज़ करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा फिर जो है, मतलब तुम आज डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो। जैसे कोयला लिमिटेड है, हर चीज़ दुनिया में लिमिटेड है। कोई भी संसाधन की बात की जाए वो अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में ख़त्म होगा। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम फ्यूचर की पीढ़ी के लिए समस्या पैदा कर रहे हो। और क्लाइमेट आप देख ही रहे हो कि कितना जो है गर्मी, दिन पर दिन जो है गर्मी बढ़ रही है। पानी जहाँ नहीं बरसना चाहिए वहाँ बरस रहा है, और तापमान जो है कंटिन्यू, वर्षा जो है वो लेट आ रही है, सर्दी उतनी पड़ती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर देखा जाए तो ये आग का गोला धरती बनी जा रही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या किया जाना चाहिए, मतलब आग का गोला अगर बन रही है। देखो, हम सबको पता है कि धरती एक प्लैनेट है, ये एक ग्रह है, ठीक है। इसके बाहर बहुत भी ग्रह हैं, लेकिन अभी जिस पे हम रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ जिसको कहते हो। इसमें क्या हुआ कि ये क्लाइमेट चेंज हुआ कैसे हुआ? इसे कि सबसे पहले यूरोप जो था, ठीक है, उसने किया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और जब औद्योगिक क्रांति की तो उसने खूब इंडस्ट्री लगाई, खूब पॉल्यूशन किया, खूब कोयला जलाया, मतलब खूब डेवलपमेंट, विकास किया, विकास। फिर उसके बाद अमेरिका की घटना आपको पता होना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, तारीख भी 6 अगस्त ही है, और अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम फेंके थे 6 अगस्त 1945 को, और एक फेंका था 9 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे। तो अब अमेरिका और यूरोप क्या कहते हैं कि जो ईस्ट है, यानी कि जो पूरब है, पूरब कौन है? तो पूरब जो है भारत हो गया और चीन हो गया, तो इनको जो है प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ये लोग बहुत प्रदूषण करते हैं। जैसे भारत में देख लो तो भारत में पॉल्यूशन खूब होता है, नंबर 1 पे हम लगभग बने रहते हैं। चाहे दिल्ली की देख लो, हर जगह पे। चीन में देख लो, चीन में भी खूब पॉल्यूशन होता है। तो वेस्ट हमेशा हम लोगों से कहता है कि तुम लोग पॉल्यूशन बहुत फैलाते हो। अब सवाल ये है कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है अगर हम फैला रहे हैं? तो अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता है तो बड़े शर्म की बात है। पॉल्यूशन और प्रदूषण ये कोई घर की समस्या नहीं है कि तुम्हारे कमरे की समस्या है। ये वो समस्या है जो पड़ोसी घर तक जाएगी हवाओं के माध्यम से। तो प्लैनेट पूरा हीट होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी, मतलब सिर्फ तुम्हारे घर में ही होगा। तो इसलिए यूरोप और अमेरिका कहते रहते हैं कि ईस्ट को जो है अपना देखना चाहिए और ईस्ट को पॉल्यूशन कम करना चाहिए, और ये जिम्मेदार हैं, डेली क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि तुमने तो एक समय पे कर लिया खूब बढ़िया डेवलपमेंट, विकास जो तुम्हें करना था। जब हमारी बारी आई तो तुम कह रहे हो कि पॉल्यूशन ना करो, क्लाइमेट चेंज। तो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा था कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो तुम भी ना करते तो हम ना करते। तो फिर सवाल ये है कि बात तो दोनों की सही लग रही है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? क्या मतलब पॉल्यूशन पे करने रहने दें? नहीं, यहाँ पे हमें बीच की, जैसा कि कल हमने आपको बुद्ध धर्म जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता, कंप्रोमाइज।
इस समय की बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि क्लाइमेट चेंज एकदम पीक पे है और दिन पर दिन विकट गर्मी बढ़ती जा रही है। जब गर्मी बढ़ना ही सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं होता, मैं आपको बता दूं, और भी इसके कारण होते हैं। जैसे आपको पता है कि 2026 का जो वर्ष है वो एल नीनो ईयर है, सूखा रहेगा भारत में, ठीक है। तो ये एल नीनो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। जैसे ऐसा अभी अभी आपने आसाम में देखा कि बाढ़ आई हुई है, ब्रह्मपुत्र में इतना ज़्यादा पानी जो है एकदम बह गया, ठीक है, आपने भली भांति देखा। तो एक तरफ जहाँ पे एल नीनो है, दूसरी ओर जहाँ पे आसाम में इतनी तेज़ बाढ़ आई हुई है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है? एक तरफ जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, एक तरफ मतलब पानी बरसा दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है? अब कोई कहेगा चमत्कार है, ईश्वरी शक्ति है। चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब जो करोगे वैसे काटोगे वैसे बोओगे। तो अब सवाल है कि इसके लिए क्या किया जाए। यूरोप जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है कि बंद कर दो पॉल्यूशन करना, लेकिन सवाल है अगर हम बंद कर देंगे तो हमारा देश चलेगा कैसे? इंडस्ट्री से तो पूरा देश ही चलता है, उद्योग से। क्या किया जाए? तो इसके लिए तरीका दोस्तों ये है कि हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ये शब्द को अपने दिमाग में लिख लो, चपका लो, चाँच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप प्रेजेंट की समस्याओं का तो ध्यान रखें ही, साथ में भविष्य की पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ दें ताकि उनके पास भी कुछ रहे। और सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है इंसान की भूख है। भूख काहे की? जैसे हम आपसे पूछें कि आपको पैसे कितने चाहिए, तो आप कहोगे सर ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम 500 करोड़ दे दो, 1000 करोड़ या 1500 करोड़, कोई कह दे, हो सकता कोई कह दे 2 लाख करोड़ दे दो। हम आपसे कहें कि हमें ये बताओ रहने के लिए कितने चाहिए, अभी खाने के लिए, तो तुम कहोगे चल जाएगा 100-200 रुपये में काम। तो फिर ये 1000 करोड़ क्यों बोला था? ये तुम्हारा लालच है, समझ रहे? जो काम तुम्हारा 100-200 रुपये में हो सकता है, लेकिन तुम्हें कितना चाहिए? 1000 करोड़। अभी कल का तुम्हें आता पता नहीं है, लेकिन तुमने 100 वर्ष का इंतजाम सोच लिया पहले से। तो यही गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी जो लालच है ना, इसके लिए दुनिया में जगह नहीं है। ईश्वर ने हमें उतना दिया रखा है जितना तुम्हारी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन तुम कहो कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, समझ रहे हो? तो फिर उसके लिए तुम्हारी लालच के लिए दुनिया में नहीं है, और लालचियों के लिए जो है इतना प्राकृतिक संसाधन नहीं दे रखा है, समझ रहे हो? समस्या यहीं पे है। तो फिर किया क्या जाना चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि जो वेस्ट के लोग हैं, जैसे यूरोप भी देखो एक दोगला टाइप का आदमी है, हिपोक्रेस आदमी है। कैसे? यूरोप कहता है कि हम लोग बंद कर दें, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इतनी चिंता हो रही तो काम करो, तुम लोग अमीर अमीर हो तो थोड़ा सा पैसा दो, तो हम लोग जो है अच्छा काम कर लें, तो हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो पैसा भी ये लोग नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे झूठे वादे करते रहते हैं कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतने पैसा देंगे, देने ने कुछ नहीं, भीख मांगो इनसे। तो अमेरिका भी नहीं देता है, ना यूरोप देता है, समझ रहे हो? कुछ लोग देते हैं, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं कि देते नहीं है, लेकिन देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पैसा हम क्या करेंगे? हमें टेक्नोलॉजी दे दो। तो वेस्ट वाले कहते हैं हम टेक्नोलॉजी कह दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हम बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी, या तो हमें पैसा दो या तो हमें टेक्नोलॉजी दो। तो वेस्ट हमेशा इसमें आनाकानी करता रहता है। सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो वेस्ट को है, ठीक है, क्योंकि वही जो है समुंदर के पास बसे हुए हैं। खतरा उन्हीं को है। भारत को क्या खतरा है? भारत को भी खतरा है। जैसे मुंबई जैसे इलाके या जो कोस्टल इलाके हैं वो डूब सकते हैं भारत के। जब डूबेंगे तब क्या होगा? तो इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट होंगे। जैसे लोग जो हैं वो अंदर की ओर भागेंगे, जब अंदर की ओर भागेंगे जनसंख्या उतनी है और लोग जो है बढ़ेंगे और ज़मीन हमारी कम हो जाएगी। फिर क्या करोगे? तो फिर जो है अल्टीमेटली मार्केट मचेगी। मार्केट काहे की मचेगी? कि हम कब्जा करेंगे। जहाँ पे आप देखोगे भारत में ज़मीन वैसे भी इतनी महंगी है, फिर ज़मीन और महंगी हो जाएगी, आम आदमी का जीना और दुश्वार हो जाएगा, पावरफुल वैसे रूल करने लगेंगे। तो ये बड़ी समस्या है, ये क्यों छोटी समस्या थोड़ी ना है। फिर मान लो तुमने जनसंख्या को निपटा लिया, मान लो ऐसे कैसे तुमने कुछ भी ठूस ठास के भर दिया, फिर दूसरी समस्या तुम्हारी, खाओगे क्या बेटा? उगाओगे कहाँ पे? ये भी तो समस्या है। तो इन सबका समाधान है क्या? समाधान यही है कि हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, आप समझ रहे हो कि क्लाइमेट चेंज जो है एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ये वैसा नहीं है कि यूरोप ने जैसा कह दिया हो कि वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में। और यूरोप, देखिए यूरोप का एक हिपोक्रेसी इतना बड़ा, मतलब वो इतना अपनी समस्या को दुनिया की समस्या बताएगा और दुनिया की समस्या उसकी समस्या ही नहीं, समझ रहे हो? जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ले लो, वो तिब्बत पे देखो कभी नहीं बोलेगा, जबकि उसको पता है कि तिब्बत पे भी चाइना कब्जा है। वो ईरान पे बोलेगा, जहाँ पे लूटने के लिए बढ़िया जगह होगी, समझ रहे हो? उसको तिब्बत में नहीं दिखाई पड़ रहा कुछ भी। चीन में जो सिंजियांग है, जहाँ पे मुसलमानों पर अत्याचार होता है, वहाँ पे नहीं उसको दिखाई पड़ेगा, ठीक है।
वहाँ पे उसको कभी नजर नहीं जाएगी, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। अत्याचार कहाँ हो रहा, तो ईरान में सब अत्याचार हो रहा है, वहाँ लूटने की बढ़िया जगह है। तो ये वेस्ट हमेशा एक हिपोक्रेसी रहा है, मतलब हिपोक्रेट रहा है, समझ रहे हो। अपनी समस्या दुनिया की समस्या और दुनिया की समस्या अपनी समस्या नहीं है। यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। ये समस्या रही है। विश्व युद्ध भी यूरोप में हुआ था, उसको नाम क्या दे दिया, वर्ल्ड वार। हुआ तो यूरोप में था। अब आ जाइए कि आखिर क्लाइमेट चेंज का दुनिया पे प्रभाव क्या पड़ेगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये समझोगे नहीं कि क्लाइमेट चेंज से होता क्या है, तब तक आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि इसको हमें कैसे बचाना है। समझ रहे हो, बचाने के तरीके बहुत हैं, ठीक है, उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि क्लाइमेट आखिर चेंज से होगा क्या। देखो होगा ऐसा, देखो ये क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, तो इसके पीछे जिम्मेदार प्रकृति भी है और इंसान भी है। ह्यूमन एक्टिविटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना नेचुरल रिसोर्सेज का, अति से ज़्यादा यूज करना। जो अमीर है वो एकदम रईसी में चूर होकर के खूब जला रहा है दिन भर जो है एकदम, समझ रहे हो। और जो गरीब है वो गरीबी के मारे जो है चूल्हा जला रहा है। तो दोनों तरफ समस्या हैं। अमीरों के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए और अमीरों से वो छीन करके गरीबों के पास पहुंचा देना चाहिए। लेकिन जब आप हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसी बातें करोगे तो अमीर होता है पावरफुल क्लास, तो वो जो है तुम्हारे खिलाफ तुरंत जो है फतवा जारी कर देगा। समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अमीर जो है तुम्हारे ये प्रोटेस्ट रखेंगे, आंदोलन करेंगे? अमीर कभी आंदोलन नहीं करते हैं, वो हाथ में हाथ डाल करके बढ़िया आराम से बजट बनाते हैं। समझ रहे हो। वो तभी निर्धारित कर देते हैं तुम्हारी 1 साल का भविष्य, और तुम समझते हो आंदोलन करेंगे, ज़िंदगी में आंदोलन नहीं करेंगे। समझ रहे हो। तो ये ऊपर ही पहले कंट्रोल होता है, चंदे धंधे मॉडल सुना होगा। तो मैंने क्या बताया कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटी से होता है, यानी कि इंसान जो है वही क्लाइमेट को चेंज करता है, परिवर्तन करता है अपनी क्रियाविधि के द्वारा। अब फिर जैसा तुम प्रकृति को दोगे फिर प्रकृति तुम्हें वैसे ही लौटाएगी। अच्छा करोगे तो प्रकृति तुम्हें अच्छा देगी, बुरा करोगे तो प्रकृति तुम्हें बाढ़, जंजाल, लैंडस्लाइड फिर मारेगी प्रकृति, ठीक है। फिर चाहे आपने उत्तराखंड वाला हादसा देखा हो, जो 2014 का जो है बाढ़ आई थी, मतलब जो उत्तराखंड में हुआ था। फिर चाहे आपने जोशीमठ वाला देखा हो, फिर चाहे आपने केरल की लैंडस्लाइड देखी हो, फिर चाहे अपनी अभी जो है आपने असम का रूप देखा हो, जो ब्रह्मपुत्र नदी में इतना ज़्यादा सेडिमेंट है। तो ये सब हमें दिखाता है कि प्रकृति जो है एकदम फुल रिटर्न देती है, मतलब ब्याज के साथ तुम्हें एकदम चुकता करेगी हिसाब, ठीक है। ये ना सोचो कि मिलेगा कुछ नहीं, सब मिलेगा, एकदम यही मिलेगा, ठीक है। समुद्र में कुछ भी फेंको सब वापस आ जाता है लौट करके। तो अब देखिए पहला इफेक्ट जो है जो क्लाइमेट चेंज का होगा वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ये वो गैस होती हैं जो वार्मिंग करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले तो इंसान ही से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इंसान ही तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब आप दुनिया में पेड़ को काटते रहोगे, पेड़ काय काटे जाते हैं, किसको काटने का शौक़ है? विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। अडानी का एक प्रोजेक्ट लग रहा होगा, अंबानी का एक प्रोजेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। वो का देखो अंडमान निकोबार को पूरा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी का भी प्रोजेक्ट लग सकता है, ठीक है। हर कोई का प्रोजेक्ट लगाता है। जब प्रोजेक्ट लगाओगे तो सीधी सी बात है, अब सवाल ये कि प्रोजेक्ट ना लगाएं, मतलब प्रोजेक्ट लगाना भी तो ज़रूरी है, इंडस्ट्री लगाना भी तो ज़रूरी है, उससे जॉब मिलती है। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रोजेक्ट ना लगाओ, लगाओ, लेकिन अगर तुम 100 पेड़ काट रहे हो तो फिर 200 पेड़ लगाओ भी। अगर 200 पेड़ लगा रहे हो तो पेड़ 200 लगाना भी नहीं है, 200 पेड़ को पूरा बड़ा करना है, यहाँ तक का काम करना है। समझ रहे? तो पता चला फ़ोटो खिंचा करके हाँ 200 पेड़ लग गए और फिर दूसरे दिन पता चला कुचल दिए गए सारे। हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं, समझ रहे? हाँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके पीछे कारण होता है पेड़ तुम काटे डाल रहे हो, ठीक है। और जब तुम पेड़ काट डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी सी बात, बढ़ेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो धरती पे गर्मी पैदा होगी, और जो गर्मी पैदा होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो तुम्हारे इलाके डूब जाएंगे। जब डूब जाएंगे और फिर तो तुम्हें पता ही आगे क्रियाविधि कहाँ चलेगी। फिर दूसरी चीज़ ग्रीन हाउस गैस में एक और आती है, वो है मेथेन। अब मेथेन कहाँ से आती है? मेथेन एक बहुत ख़तरनाक गैस होती है, ठीक है। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदले स्थानों में होती है, जैसे जो वेटलैंड होते हैं ना, जहाँ दलदल होता है या सड़ी गली वो चीज़ होती है, वहाँ पे मेथेन आती है। बहुत ही ज्वलनशील होती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मैं आपको बता दूं, जब कोयले की माइनिंग की जाती है ना, कोयला जब नीचे निकाला जाता है तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं ले जाया जाता है। कई बार आग लग जाती है कोल माइन में। कोयले की माइन अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें आग इसीलिए लग जाती है क्योंकि उसमें मेथेन होती है, ठीक है। अगर मान लो आप जरा सा भी कुछ किए उसमें तो अंदर कोयले में
अंदर जो माइन होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे आग लग जाएगी और सारे मजदूर मर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि मीथेन का ध्यान रखा जाता है। ये दलदले स्थानों में पेड़ पौधे या कोई चीज़ को दल जाने से जो है ये गैस निकलती है मीथेन, इसका केमिकल नेम होता है CH4। फिर एक गैस और होती है जिसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर होते हैं आपके वाटर वेपर। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, ये करती क्या है, ये करती सिंपल सा ऐसा है कि धरती पे क्या आ रही है, धरती पे आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, धरती पे क्या आती हैं, धरती पे सूरज की किरणें आती हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब ये सूरज की किरणें अगर धरती पे आ रही हैं, अच्छी बात है आ रही हैं, आप कोई रोक तो लेगा नहीं। मान लो सूरज की किरणें आ रही हैं, रे आ रही हैं, और अगर रेडिएशन आ रही है सूरज की, तो ऐसा तो है नहीं कि पकड़ लेंगे कि नहीं आओ। ठीक है, हम ये तो कहेंगे नहीं नहीं हमारी गर्मी हो जाएगी, कोई बस की नहीं है। तरीका क्या है, तरीका ये है कि जब हमारा मौसम साफ़ रहता है, अच्छा रहता है, तब क्या होता है, वो जो रेडिएशन आती है वो वापस चली जाती है, धरती से टकराई और धरती पे वापस चली जाती है। पेंच यहीं पे है, जब आप जो है ये गैसों को ज़्यादा बढ़ा दोगे पॉल्यूशन कर करके, तो फिर होता पता क्या है, ये रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती है। और जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती है, तब होगा क्या, तब धरती होगी गर्म। जैसे मान लो कमरा है, उसमें मार हीट भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो कैसा होगा, उबलने लगेगा। ठीक है, फिर होगा क्या, फिर हीट जैसा। जैसे मैं आपको बताऊं तो गर्मियों में कभी आपने देखा है कि शाम के समय पे हीट ज़्यादा होती है, और जैसे सुबह के 4 या 5 बजे होते हैं फिर आपको सर्दी लगती है। कारण यही होता है कि जो लॉन्ग वेव, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन धरती पे आई थी, वो रात में बाहर निकलने लगती है, क्योंकि रात में ठंडा हो जाता है, तो रात में बाहर निकलते निकलते सुबह के 4-5 बज जाते हैं, और सुबह तक फिर जो है धूप आ जाती है। तो ये धरती का निरंतर प्रोसेस चलता रहता है, सर्दी गर्मी ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम चलता रहता है। लेकिन जब आप गैसों को ज़्यादा बढ़ा दोगे, पता चला आपने जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन किया, गैसें बढ़ती चली गई, तो होगा ये कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो धरती से बाहर निकल नहीं पाएगी, और जब निकल नहीं पाएगी तो पता चला रात में से ठंडी हुई नहीं, रात में पता चला पूरी रात गर्मी से चली गई। अब ऐसे दिन पर दिन फिर पता चला आग का गुब्बारा फटेगा, और जब फटेगा फिर जो है कई सारी, मैं आपको बता दूं, ऐसी बीमारियां होती हैं, बीमारी पैदा होती हैं, नई नई बीमारियां होंगी। फिर जो है जो वेट बल्ब टेम्परेचर अगर उसने कहीं 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर दिया, तो आपके शरीर में इवेपोरेशन नहीं होगा, मतलब पसीना आएगा लेकिन पसीना सूखेगा नहीं। और जब पसीना सूखेगा नहीं तो आपका शरीर से क्या हो जाएगा, छोटी सी तो बात है, पसीना नहीं सूखेगा, हम सुखा लेंगे इसे कपड़ा मार करके, मोटी बुद्धि इसे सोचेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि पसीना अगर नहीं सूखेगा, देखो एक सिंपल सा तरीका होता है कि पसीना सूखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पसीना नहीं सूखेगा तो होगा ये कि आपका जो शरीर है ना वो ऐसे चल पाता है। पसीना सूखने से क्या होता है, कूलिंग होती है, ठंडी। जैसे कभी जो है पसीना से एकदम भीगे हो, पंखे के सामने बैठ जाओ, ठंडा ठंडा लगता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन जब होगा तो वो चीज़ सूख जाती है, तो आपका शरीर को कूलिंग लगती है, शरीर अंदर से ठंडा होता है। अब पता चला वो पसीना सूख ही नहीं पा रहा है, अब फिर क्या होगा, फिर बस तुम्हारा जो है शरीर जो है ओवर हीट हो जाएगा, और फिर तुम्हें जो है शॉक लगेंगे और तुम मर जाओगे। तो यही खतरनाक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका यही नतीजा होता है, समझ रहे। तो कई लोग जो है समझ ही नहीं पाते कि मामला हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये सिर्फ मतलब ये हमारे या तुम्हारे घर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है, और पूरी दुनिया को उस पर काम करना पड़ेगा, समझ रहे। ये ऐसा नहीं है कि जो है पता चला पड़ोसी घर में है तो तुम्हारे घर नहीं होगा, सबके घर पे होगा, समझ रहे। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ये ऐसी चीज़ है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होगा, चाइना में होगा, हर जगह होगा। इसलिए पूरी दुनिया को एफर्ट इस पर करने चाहिए। सवाल है कि करें क्या, करना यही है कि गैसें जितनी हो उतनी कम करने का प्रयास करो। तो सवाल ये है कि इंडस्ट्री का ये सब लगानी पड़ेगी। हम बताए गया है कि पेड़ उससे ज़्यादा लगा दो, इंडस्ट्री का लगा रहे हो। फिर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आती हैं जिससे क्या होता है हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो कार्बन होता है ना उसमें हम कुछ लगा देंगे तो उससे कार्बन को कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद उसका कार्बन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके यूज केस भी होते हैं। तो ये सब इसमें खर्च होता है। अब देखो पैसा, ठीक है, इसमें सब पैसा खर्च होता है टेक्नोलॉजी में, और कंपनियों को पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कंपनियां सोचती हैं कि यार काहे चक्कर में पड़ो, सीधे से जो है चंदे का धंधे मॉडल से सरकार को पैसा दो और ये सब जो है बाईपास कर दो, ऑडिट ऐसे से फर्जी करवा लो, चलने तो धड़ल्ले से क्या जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डेटा के साथ बोल रहा हूँ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की एक रिपोर्ट है, उसको आप पढ़िएगा जा करके। उसमें भारत की रैंकिंग पता कितनी है, 96। भारत में कभी क्लाइमेट को लेकर के अच्छे काम क्यों नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे कारण है भारत में करप्शन इतना व्याप्त है, भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है। अब आप कहोगे सर भ्रष्टाचार से करप्शन से
ये क्लाइमेट का क्या तात्पर्य है, बातें नहीं मैं समझा भाई। पूरा संबंध इसका है। कैसे संबंध है? संबंध ऐसे है जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगी। फिर थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक आग की घटना हुई। फिर थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में एक घटना हुई थी इंडस्ट्रियल वाली। समझ रहे? देखी तो सबने होंगी, समझा नहीं कि था क्या है। ऐसा होता है कि ये अधिकारी क्या होते हैं, इनका काम होता है इंस्पेक्शन करना और सही सुरक्षा के जो कारण होते हैं, जो उनके मानक होते हैं, उनकी निगरानी करना और देखना कि क्या वाकई में जो है जिस लेवल का ऑडिट होना चाहिए, जो समस्याएं उनमें हैं, क्या उन पर वाकई में उनको एड्रेस किया गया है। जो मानक एक स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कार्बन कैप्चरिंग का, अच्छे से निकासी उसकी पानी की व्यवस्था, गैस को कैप्चर करने का, ये सारे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए कि नहीं लगाए गए। अब पता चला हम गए चेक करने, सामने वाले ने कहा कि प्रभु एक काम करो, ये तुम्हारी ये डिब्बा है, बॉक्स, ठीक है, इसमें मिठाई है, लेके चले जाओ, रिपोर्ट लगा देना जा करके। उन्होंने फर्जी लिख के लगा दिया कि हाँ सब ओके है। अब फिर क्या होगा उस रिपोर्ट से? क्या होगा कि पॉल्यूशन को दम भर फैलेगा, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है, वहाँ पे पहुँच चुका है उनका पास मटेरियल। तो यही भ्रष्टाचार का कारण होता है कि हमारे देश में क्लाइमेट को लेकर के कभी कोई काम नहीं हो पाता है। एक और मैं आपको ज्वलंतशील एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रयास करके देख लीजिए, खुद से जा करके, बन जाए तो हमें बता देना आकर के। समझ रहे हो? तो भ्रष्टाचार ये खुले रूप से चलता है हमारे देश में। लेकिन हमारे देश की चूँकि कॉलोनियल माइंडसेट का जो अवधारणा रह गई है, तो मानती कि भ्रष्टाचार देना अच्छा काम है। मतलब हमारे देश में ये मान लिया जाता है कि पैसा दिए बगैर कुछ होएगा नहीं, ठीक है। तो सिर्फ ये जो है मंचों से चिल्लाने से कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो इससे सिर्फ घुइयाँ ना उखड़ने वाली हैं, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे मंच से चिल्लाने, जिस दिन जनता कहे कि भ्रष्टाचार नहीं है, तब मानो कि भ्रष्टाचार खत्म है। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये मतलब वो दीमक है, मैं आपको बताऊं, जो पूरे देश को अंदर से अंदर खोखला कर देती है। समझ रहे हो? पूरे देश को चकनाचूर कर देती है। बड़े बड़े देश बर्बाद हो गए भ्रष्टाचार के चलते हुए, ठीक है। फिलहाल ये भ्रष्टाचार पर लेक्चर नहीं है, आगे बढ़ो। मैं क्या बता रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट जो है मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज आर वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कह रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसें हैं, ठीक है, वो क्या है, वाटर वेपर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैस है ना, वो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर, और क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, छोटे छोटे जो वेपर होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। देयर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर अलाउ द अर्थ टू मेंटेन एन एवरेज टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस। और जब ये जो है वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होते हैं, तो इससे हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है पता है? ग्रीन हाउस गैसेस से 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है। 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर तब होता है जब ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस को हटा दिया जाए तो अर्थ का टेम्परेचर पता कितना ड्रॉप हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, -18 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल ये है, अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो गैसें अच्छी हैं, गैस को खूब बढ़ाओ, पॉल्यूशन खूब बढ़ाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सट्रीम कभी अच्छी नहीं होती है। एक्सट्रीम का मतलब ये होगा कि एकदम ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पता चला तुम कह दो कि खूब गैसें बढ़ा दो। देखो होता क्या है कि अगर मान लो हम एकदम टेम्परेचर गिरा देंगे, जैसे मान लो हमने टेम्परेचर कर दिया -18 डिग्री सेल्सियस, वो भी खतरनाक है। पता चला हम ठंडी में मर गए सिकुड़ते सिकुड़ते, और हमें इतना ज़्यादा भी नहीं कर देना, पता चला गर्मी में मर जाए। करना क्या है? करना ये है कि हमें बीच का मेंटेन करना है। टेम्परेचर क्या करना है कि टेम्परेचर बीच का मेंटेन होना चाहिए, जिस पे अर्थ की लाइफ जो है सपोर्ट कर सके, ज़िंदगी जो है चल सके। समझ रहे हो? तो बिना यानी ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि धरती का टेम्परेचर एक इतना बना के तो कम से कम रखती हैं जिससे बहुत ज़्यादा चिल्डपन ना हो जाए। पता चला एकदम ठंडी हो गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो टेम्परेचर कम से कम बना ही रहे तो लगे कि हाँ सही है मामला। तो बिना ग्रीन हाउस गैस के टेम्परेचर धरती का कितना गिर सकता है? -18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चूँकि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो इसलिए धरती का टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। अब जिनको ग्रीन हाउस गैसें नहीं पता है, तो हम आपसे फिर कहेंगे ये लेक्चर कौन सा चल रहा है, ज़रा देखो ध्यान से। 69 चल रहा है, 69 लेक्चर। कितनी मैं रामायण पढ़ा के आया हूँगा ये कभी सोचा है? तो पहले उसको देख के आओ। तो अब हमें ये समझ में आया कि ग्रीन हाउस गैस तो ज़रूरी होती हैं, लेकिन अति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, समझ रहे हो? लिमिट में चीज़ होनी चाहिए।
तो ये क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उससे जो CO2 का कंसंट्रेशन था, ठीक है, वो राइज हुआ और मात्रा CO2 की बढ़ी। पहले सब चंगा सी था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले सब बढ़िया था। ये जब से औद्योगिक क्रांति हुई ना ब्रिटेन में, UK में, यूरोप में, तब से सब खतरा हो गया। तो इसने क्या किया, CO2 को जो है खूब बढ़ा दिया और कंसर्न आज बढ़ गया, समझ रहे। तो ग्लोबल वार्मिंग, और आज तो हर गली का मोहल्ला का बच्चा ही जो है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे। तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अगर ऐसे CO2 की कंसंट्रेशन हर देश बढ़ाता रहा तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मैं आपको बता दूं वो जो है कितना बढ़ सकता है, 2 डिग्री से लेकर के 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अब आप कहोगे मतलब छोटी सी बात के लिए जो है दुनिया का बवाल बनाए हुए हो। अरे मूर्खों, हम ये नहीं कह रहे हैं 2 से 4, हम ये कह रहे हैं कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप इसको छोटा समझ रहे होगे कि 2 से 4 डिग्री होता ही कितना है, 4.5। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एवरेज टेम्परेचर में इतना जुड़ जाएगा जा करके। एवरेज कितना था, 15, समझ रहे हो। आप पहले बात समझो, एवरेज का पहले मतलब समझ लो। एवरेज का मतलब होता है पूरी दुनिया में औसतन। इसका मतलब ये नहीं होता हर जगह पे उतना टेम्परेचर होता है ना, औसत की बात होती है पूरी दुनिया में, एवरेज। अगर थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो ठीक है। तो इससे कैटास्ट्रॉफिक जो है इवेंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ख़तरनाक परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। पोलर जो आइस है, जो आपको पता है कि जो ध्रुव है वहाँ पे जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, जिससे जो है कोस्ट जो होते हैं वो सीधी सी बात है डूब जाएंगे। अरे बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो डूब जाएंगे किनारे वाले इलाके। तो इससे फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, सूखा कहीं पे पड़ सकता है एक ही समय पे। कहीं पे बाढ़ आएगी तो कहीं पे सूखा पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर डैमेज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब अब जैसे मान लो बाढ़ से सब पानी एकदम डूबा हुआ है, या मान लो कहीं सूखा आया हुआ है, तो कहाँ एग्रीकल्चर कहाँ लगाओगे, और जब खाने का नहीं होगा तो फिर करोगे क्या। तो इसमें जो है कुल मिला के जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो बेचोगे क्या, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि आर्थिक समस्या हो जाएगी देश के लिए। पैसा ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा फिर क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी बेकार है। पैसे से तो चलता है पूरा देश। सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, मारा मारी मच जाएगी रिसोर्स के लिए, समझ रहे हो। सब जो है मारा मारी टाइप की जो है, फिर जो है भूल जाएगा कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैसे, कौन शूद्र, बस उसको रोटी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये उसका फ़ायदा होगा, समझ रहे हो। ये सब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर मान लो देश में खाने को नहीं मिलेगा और देश में अगर इस प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी तो जनता बस एक ही आदमी उठा के कहेगी कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, सरकार जिम्मेदार है, समझ रहे हो। हर पीछे मतलब अगर हम कहते हैं अगर तुम्हारे घर पे पानी ना आ रहा हो सरकार जिम्मेदार है। ये हिंदुस्तान के लोगों का बहुत एकदम वायरल ट्रेंड है कि हर चीज़ में मतलब अगर तुम्हारे घर पे अगर धनिया नहीं आई सरकार जिम्मेदार है, इसके पीछे भी कोई साजिश है, समझ रहे हो। ये वही लोग कहते हैं जो पढ़ लिख करके अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और फिर वहाँ जाके चिल्लाते जा कर के देश हमारा बड़ा गंदा हो गया, देश जो है बहुत देश में जो है इतनी बुरी समस्या गुजर रहा है। खुद कुछ नहीं, घुइयाँ उखाड़ी, समझ रहे हो। अपना निकल लिए पतरी गली से, ज़िंदगी भर जो है यहीं का खाए पिए मौज किए, और जब देने की बात ही आई तो तुम निकल लिए यूरोप, अमेरिका, पैकेज, समझ रहे हो। तो ऐसे कहे जाते हैं दोगले। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सीधी बात है, सरकारें गिर जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और CO2 जो है बढ़ने के आपने परिणाम तो देख ही लिए, ठीक है। CO2 देखो नुकसानदेह नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह नहीं है, बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, लेकिन एक मात्रा में ही ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि पता चला तुम जो है फिर उसको डेली जो है CO2 ले रहे हो, ठीक है। और आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें भी CO2 को ही यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे लोग नहीं कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी के कि गैस जो है मतलब जो है पेट साफ़ हो गया वगैरह वगैरह, दरअसल उन्हें पता नहीं होता है मूर्खों को कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली होती है, ठीक है। और जब गंदगी अंदर पियोगे तो गंदगी बाहर आएगी, तो उन्हें लगता है कि काफ़ी पुण्य का काम हो गया, समझ रहे हो। तो यही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तभी आप बोतल में देखिएगा लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर, समझ रहे हो। तो वही होता है, उसी से झाग बनता है, उसी से ये जो है सब होता है, समझ रहे हो। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिली होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया कि बुरी नहीं होती है, मैं ये बता रहा हूँ कि अति बुरी होती है। पता चला तुमने एकदम चढ़ा लिया, समझ रहे हो,
तो देखो अब ट्रेंड देखो दुनिया भर में, ग्लोबल जो है ट्रेंड, टेम्परेचर देखो कैसे बढ़ा है। तो टेम्परेचर अगर आप ध्यान से देखो टेम्परेचर कंटिन्यू जो है बढ़ता आया है, समझ रहे हो। देखो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 1960 से, ठीक है, और टेम्परेचर आज बोलो कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो। ये देखो ये मतलब कितना बढ़िया पहले टेम्परेचर हुआ करता था, 14 डिग्री सेल्सियस से भी कम था ग्लोबल मीन टेम्परेचर, ठीक है। और आज बोलो कहाँ पहुँच गया है, आज बोलो जो है ये पहुँच चुका है आपका 15 पहुँचने वाला है, 15 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। तो ये सब जो है इसी के प्रभाव हैं। सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो पूरी दुनिया में कौन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस पूरी दुनिया में पाई जाती है तो उसका नाम है वाटर वेपर। हवा के जो थोड़े छोटे छोटे बूंद होती हैं ना, आप कहोगे सर ग्रीन हाउस गैस ये कैसे है, मतलब वाटर वेपर जो है एक ग्रीन हाउस गैस कैसे है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है आपने सुना होगा, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, देखा ही होगा, ठीक है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस को जो है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रीन हाउस गैस का पीछे कारण है, ठीक है, वाटर वेपर ही है। ये कैसे नुकसान करता है, तो ये हीट को ट्रैप कर लेता है, समझ लो, हीट को पकड़ लेता है कि रुको, और हमें तो छोड़ना है ना। तो अगर तुम छोड़ोगे नहीं, हीट को अंदर ही पकड़ लोगे, तो सीधी सी बात है फिर क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इसलिए वाटर वेपर ख़तरनाक होता है, ठीक है। ये H2A मैं वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ, पानी के वाष्प की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि पानी खतरनाक होता है ना, मैं वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटी से जो है अफेक्ट नहीं होता है डायरेक्टली, ठीक है। ये जो है इसका अलग ही प्रोसेस होता है वाटर वेपर का आने का, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए जो है जिम्मेदार नहीं होती हैं, तो इनको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है जब हम जिम्मेदार ही नहीं हैं, ठीक है। तो फिर हम देखो एक बात समझ लो, तुम कंट्रोल उसी को कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। जैसे मान लो रुमाल है, ठीक है, रुमाल के 2 छोर पकड़ लो, एक छोर छोड़ दो तो तुम्हारे कंट्रोल में रुमाल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मान लो तुम्हारे हाथों में रुमाल के दोनों छोर ना हो, तो तुम रुमाल को पकड़ ही नहीं पाओगे, पकड़ के दिखा दो, नहीं पकड़ पाओगे। जैसे मान लो लाइफ है तुम्हारी, ना तो तुम्हारी हाथों में ज़िंदगी थी, ना तुम्हारे हाथों में मौत थी, तो तुम कंट्रोल में नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी। अगर अगर एक भी चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में होती, या तो जन्म तुम्हारे कंट्रोल में होता है, मौत तुम्हारे कंट्रोल में होती, तो तुम लाइफ को भी कंट्रोल कर लेते, लेकिन है ही नहीं। तो वाटर वेपर भी कुछ ऐसे ही है, तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। जब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो फिर सवाल ये है कि क्या हम बैठ के तमाशा देखें, टुकुर 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 टुकुर, नहीं, ये भी जवाब नहीं है। कुछ किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा है ही नहीं कुछ दुनिया में जो असंभव है। इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मतलब हो ही ना पाए, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा दिमाग ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर जो है ये छोटी सोच है, ठीक है। ऐसा दुनिया में कुछ बना ही नहीं जो हो ना सके, हर चीज़ हो सकती है। अगली बात देखो, देखो ग्रीन हाउस गैस कितनी दुनिया में है तो उसकी बात कर लो। देखो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लगभग 76% है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें 76% कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ग्रीन हाउस गैस की अगर बात की जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, तो वो 76% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मेथेन जो है 16% है, 16%। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपकी 6% है, 6%। और जो फ्लोरीनेटेड गैसेस होती हैं, फ्लोरीनेटेड गैसेस कौन सी होती हैं, जिसमें फ्लोरीन होता है, अरे बोली गए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अगर केमिस्ट्री ज़रा सा भी पढ़े होगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शायद 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है, ठीक है। तो जिसमें फ्लोरीन होता है ना, वो भी जो है उनको फ्लोरीनेटेड गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीनेटेड गैसेस। इसमें कौन आती हैं? तो इसमें आती हैं आपकी, एक तो तुम्हारी जैसे हो गई HFC, ठीक है। और जैसे तुम्हारे उसमें नहीं भरी जाती है, उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज कहते हो उसको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। तो उसमें गैस भरी जाती है, वो भी बड़ा नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो हालांकि वो तो एक अलग मैटर है, मैं आपको फ्लोरीनेटेड गैस बता रहा हूँ। HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFC, ठीक है, PFC, SF6 का मतलब क्या होता है?
देखो 6 जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। सल्फर आपको पता है कि जब कोई वैसी विस्फोटक सामग्री बनाई जाती है तो उसमें सल्फर का यूज होता है। सल्फर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट अगर बात की जाए तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो बिजली बनाने वाले बिजली घर होते हैं, उसमें भी सल्फर बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो वो भी एक कारण है, वहाँ से भी निकल आती है। तो फिर अगर बात की जाए तो NF3, ठीक है, NF3 नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है। तो ये अगर हम फ्लोरिनेटेड गैस की बात करी जाए तो पूरी दुनिया में इनका जो ग्रीन हाउस गैस में इनका कंट्रीब्यूशन है वो 2% है। कितनी है? 2%, 2%, ठीक है, 2%। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, कौन सी बात? कि अभी हमने बोला था कि वाटर वेपर जो है मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन तुमने वाटर वेपर का नाम ही नहीं लिया। अब अगर थोड़ा सा भी अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो वाटर वेपर कोई क्या गैस है क्या? उसको सिर्फ ग्रीन हाउस गैस में रखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। समझ रहे हो? जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वैसे वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, बात समझो। तो ये कहानी ख़त्म हुई, आगे कहानी में देखो। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आज ये लेक्चर ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर थोड़ा सा लंबा सुनना पड़ेगा, तब जाके जो है चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़े से हम लेक्चर और लाएंगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे। तो मैंने क्या बोला कि एवरेज अगर टेम्परेचर अर्थ की बात की जाए तो वो 15 डिग्री सेल्सियस लगभग रहता है ग्रीन हाउस गैस जब मौजूद होती हैं। और ये टेम्परेचर ऐसा नहीं होता कि 15 डिग्री सेल्सियस हमेशा ही रहता होगा, अरे कभी फ्लक्चुएट भी करता होगा, ऊपर नीचे, स्लो, कभी तेज़, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने हिस्ट्री भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा तो पहले आइस एज थी। आइस एज बोले तो, आइस एज का बोले तो जो हिमयुग था, हिमयुग बोले तो हिमयुग का मतलब पहले क्या थी, धरती बहुत ठंडी थी। पहले धरती कैसी थी? ठंडी थी। अब आप कहोगे ठंडी धरती, ठंडी ठंडी, देखो हुआ क्या जब धरती बनी थी ना, देखो जब मैं धरती बोलता हूँ तो उसका मतलब अर्थ होता है, पृथ्वी होता है। तो जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी आग का गोला थी, ठीक है। अगर तुमने जो है रामायण महाभारत ना देखी हो, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, हमारी बात सुन लो। हम तुम्हें क्या कह रहे हैं कि धरती पहले आग का गोला थी, ठीक है, एकदम गर्म। और फिर ये कहानी तो तुम्हें हमने पहले शुरुआत के लेक्चर में बताई हुई है, इसलिए हम बहुत शार्ट में बताएंगे। धरती का गोला जो था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, पानी यानी एकदम बरसा, मेघ बरसे, ठंडी थोड़ी सी ठंडी हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी ठंडी फिर चली, ठंडी चली, ठंडी चली, ठंडी चली, आइसें चलती रही। अब सीधी सी बात है, अगर आइसें चलती रहेगी, हिमयुग चलते रहेगा, तो इंसान आएगा कैसे? थोड़ी तो गर्मी दो। तो फिर हुआ क्या? देखो अभी इसके बारे में कोई नहीं जानता है कि इंसान धरती पे कहाँ से आया, ठीक है। सब कोई अपना अपना जो है दुनिया का तर्क देते हैं। कोई कहता है कि बंदर से आया, तो बंदर से अगर आया तो आज के बंदर काहे ना इंसान बन पा रहे हैं? सवाल ये भी है एकदम वाजिब कि मान लो कोई दिन हमें पता चला, देखें कि पता चला एक बंदर देखा, कल बंदर था, आज जो है इंसान बन गया हो, ऐसा तो नहीं देखा हमने कहीं पे। फिर कोई कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐप से आया, ठीक है। अब ऐप कौन होते हैं? तो ऐप जो है आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है, बंदर ही जैसे होते हैं, मतलब उनको ऐप कहा जाता है, ठीक है, APE ऐप, ठीक है, ये होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। इनका शकल ऐसे ही होता है, बंदर ही जैसे होते हैं, बस ये थोड़ा सा मुंह इनका बड़ा होता है, ठीक है। तो कोई कहता है यहाँ से आए, तो सब ये वाली थोड़ी 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 मालूम भी पड़ती है कि हाँ चलो हो सकता है ऐसा आए हो। मान लो जो है बाल हमारे शरीर के अब ना रहे हो, मुंह थोड़ा सा सही हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि जो ऐप जैसे आजकल भी जो दुनिया में देखने को मिलते हैं, तो वो कहना इंसान आज बन जाते हैं, वो भी इंसान बन जाए, समझ रहे हो? तो वो तो बने नहीं। तो फिर हमें ये थ्योरी भी सही नहीं लगती है कुछ कुछ। फिर कोई कहता है कि कोई सेल से आया होगा, ठीक है, कोशिका से आया होगा, मतलब इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं, सब अपना अपना तुक्का लगाते फिरते हैं, ठीक है। तो फिर धरती जो है ठंडी हुई होगी। मैंने आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको होलोसिन और प्लेस्टोसिन पढ़ाया था हिस्ट्री में। अब मैंने आपको सन क्या बताया था? 10,000। कितना बताया था? 10,000 BC बताया था कि 10,000 BC से पहले होलोसिन था, और 10,000 BC के बाद जो है क्या हो गया? प्लेस्टोसिन, ठीक है।
और जब 10,000 BC के बाद, या जैसा कि बुक में लिखा है 11,700, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। मान लो 11,700 BC, ठीक है, जहाँ से मैंने मीजोलिथिक पीरियड शुरू किया था, अगर आपको याद हो हिस्ट्री में, वहीं से तो शुरू हुआ ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करना। और धीरे धीरे टेम्परेचर जो है राइज होता रहा, वार्मिंग चलती रही, ग्रीन हाउस गैस से जो है टेम्परेचर बढ़ता रहा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है आज ग्रीन हाउस गैस का बढ़ते बढ़ते से क्या हुआ है कि अब ग्रीन हाउस गैस हमारे धरती के अंदर रह चुकी हैं, अब वो ट्रैप हो चुकी हैं धरती के अंदर, ठीक है। जब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस अंदर हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी कि जो हीट है सूर्य से आने वाली, सन से आने वाली जो हीट है उसको ट्रैप कर लेंगी, और बाहर जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में बाहर नहीं जाने देंगी। जब शॉर्ट वेव रेडिएशन जो अर्थ से धरती, जो सन से धरती की ओर आ रही है, और बाहर जब एस्केप नहीं कर पाएगी, भाग नहीं पाएगी, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझे भाई? तो ग्रीन हाउस गैस में मैंने आपको नाम बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, और भी जो है हो सकती हैं। बात समझे भाई? तो स्पेस में जा नहीं पाती हैं, इन्हीं गैस के कारण गैस ये ट्रैप कर लेती हैं और धरती में टेम्परेचर पे बढ़ता है। बात समझे भाई? आगे बात कीजिए। अब हम कैसे मान लें कि धरती पे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? जैसे कोई मान लो महामानव आए, वो कमरे में बैठ के चाय पीते हुए बोले, हमें तो लग नहीं रहा कि धरती पे कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम तो पूरी दुनिया घूमाए। ऐसे 2-4 ज्ञानी मिलेंगे तुम्हें, ज़रूर मिल जाएंगे, कि फालतू की बातें हैं, कहीं कुछ नहीं है, सब बढ़िया, सब चंगा सी। तो सवाल ये है कि तुम जैसे मान लो एक कबाड़ वाली दुकान पे बैठ के और चिल्लाने लगो कि हमने पूरी दुनिया देख ली, दुनिया देख ली, दुनिया देख ली, ठीक है। तो ये एक छोटी सोच होती है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें दुनिया घूमनी पड़ेगी, दुनिया देखनी पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसे घरे बैठ करके, कमरे में बैठ करके तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग है और कि नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि जैसे मान लो अगर पूछा ही थे तो तुम बताओगे कैसे? तो अर्थ जो है, धरती जो है कंटिन्यू गर्म कर रही है, इसके पीछे हम आपको कई कारण बताएंगे अभी, तो उससे आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ बात जो है वो सब सही चल रही है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जो अंटार्कटिका है और जो ग्रीनलैंड है, जैसा कि ग्रीनलैंड आपने नाम तो सुना ही लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हमें दे दो, ये ग्रीनलैंड हमें दे दे ठाकुर, ठीक है। तो ग्रीनलैंड हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को मिला नहीं, लेकिन अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आपको भली भांति पता है कि यहाँ पे बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, पूरी बर्फ़ से जमा हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये टूट रही है। अब आप कहोगे ग्रीनलैंड कहाँ इतनी दूर पे है, अंटार्कटिका कहाँ इतनी दूर पे है, इतनी किलोमीटर दूर है, और चिंता तुम्हें यहाँ हो रही है। बस इसी कहते हैं मोटी बुद्धि से, समझ रहे हो? इसी कहते हैं। उन्हें ये लगता है कि समुंदर जो है वो 7 समुंदर पार वाला अलग है और तुम्हारा समुंदर अलग है, समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों को बस यही बताओ कि समुंदर एक ही है। तो फिर अगर उनके यहाँ पे जो है, समझ रहे, जैसे नहीं कहा जाता है कि अगर मतलब दूसरों का मतलब वहाँ पे अगर पिघलेगा तो फिर यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वहाँ समुंदर कोई दूसरा समुंदर है, समुंदर तो सारे कनेक्ट हैं दुनिया में, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो नहीं, उसका नहीं समझ में आया, मान लो कह रहा कि नहीं नहीं, अब कैसे तुम्हें पता चला कि समुंदर का जल स्तर बढ़ रहा है? कुछ ऐसी मोटी बुद्धि होते हैं, वो तुमसे कह देंगे कि नापो चलो, चलो चलो नापो चलो। अब उन्हें कैसे बताया जाए कि, समझ रहे हो? तो उन्हें मतलब बताना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनके लिए उनको डेटा दिखाना पड़ेगा कि 1950 में जब हमने नापा था तो इतना था, आज नापा तो इतना जल स्तर बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये सब एविडेंस, सबूत, साक्ष्य के आधार पे ही जब आप बातों को रखोगे तब जाके उनके पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज़ वो तो मानने से ना रहे, समझ रहे हो? क्योंकि वो तो डेली 4 पाई डाल के समुंदर के पास ही बैठते थे, तो उनको अच्छे से पता होगी। फिर जो है, जैसे मान लो नहीं मान रहा है, फिर उसको कैसे समझाना है? अर्थ का जो माउंटेन ग्लेशियर है ना, जैसे जो नदियाँ होती हैं, तो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं, समझ रहे हो? ग्लेशियर क्या होते हैं? तो ग्लेशियर जो है मोटी मोटी चट्टानें होती हैं बर्फ़ की, वही जब पिघलती हैं तो नदियाँ निकलती हैं उससे। तो आज अगर हम बात करें तो यूरोप के जो आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन पिघल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू पिघल रहे हैं। और पिघल सिर्फ वहीं पे नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ पे गढ़वाल हिमालय जो उत्तराखंड तरफ पड़ता है, वो भी पिघल रहा है, ग्लेशियर वहाँ का,
ठीक है। फिर बेरिंग ग्लेशियर जो अलास्का में पड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट मैंने आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ाई थी, वो भी पिघल रहा है। तो ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं पिघल ऐसे तो नहीं रहूँगा कि चलो भैया आप पिघलना चले, समझ रहे हो। पिघलने का सीधा कारण ही एक होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पिघलेगा, ये तो हर कोई जानता है। कोई ऐसा तो नहीं होता कि ऐसे आप अपने मन से आ गया कि चलो आज पिघलें, पिघल के देखते हैं, समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ग्लोबल जो मीन सी लेवल है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। समुंदर में जो हीट है वो भी बढ़ रही है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि समुंदर का तापमान कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब तुम कहो, अब मान लो कोई कह देगा आकर के कि समुंदर का तापमान अगर बढ़ रहा है तो तुम्हें काहे की चुल्ल मची हुई है, तुम कौन सा समुंदर में डाल के जो है खटिया बैठते जा करके हो। बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ देने तो। अब उनको कौन बताए कि अगर जो है अगर सही सरफेस टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जब समुंदर में रहने वाला जितना मरीन इकोसिस्टम है, जो मरीन में रहने वाले जानवर हैं, मतलब पशु रहेंगे, ठीक है, पक्षी थोड़ा रहेंगे, तो जितने मरीन इकोसिस्टम है, जो मरीन की बायोडाइवर्सिटी है वो डैमेज हो जाएगी। और जब मरीन बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जाएगी तो फिर देखो कोई पनौती राम निकलेगा, वो कहेगा कि जानवर मरे, जब समुद्र में मरे, तुम्हें कहे की दिक्कत हो रही है, तुम्हें कहे की चुल्ल मच रही है, समुद्र में मरते हैं मरने दो। बिल्कुल सही बात बोला कि हाँ समुंदर से क्या लेना देना, कौन सा हमारा जो वहाँ से धंधा चलता है समुंदर से, और कौन सा मछली खाते हैं जो हमारी मछली नहीं मिलेंगी। तो फिर वही देखो अनपढ़ता वाली बात हो गई, ठीक है। कैसे हो गई? क्योंकि जिनको नहीं पता है, मैं हो सकता है आपको भी ना पता हो ये बात, कि पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन मिलती है ना, उसमें से मेजर पार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पार्ट जहाँ से ऑक्सीजन मिलती है वो समुंदर से ही मिलती है। ये कईयों को पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है ना, पेड़ों से तो बहुत छोटी सी ऑक्सीजन मिलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का सोर्स है समुंदर ही है। बात समझ में आई? समुंदर ही है। और जब समुंदर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो पता चलेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे तुरंत, फिर तो समझ में आएगा। मैं भाई यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, समझ रहे। बस तुम्हारे जानकारी के अभाव है, मोटी बुद्धि सोचोगे ज़िंदगी में नहीं समझ में आएगा। फिर दूसरा और कारण मान लो कि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, और बताओ उसको, तो और बता दो। नॉर्थन हेमिस्फीयर की जो परमाफ्रॉस्ट है और जो क्रायोस्फीयर है वो मेल्ट कर रही है। आपको पता है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक पड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहुत सारे क्रायोस्फीयर पड़ते हैं, ठीक है, बर्फ़ से जमे हुए, वो भी पिघल रहे हैं। आर्कटिक सी की जो आइस है, जो मोटाई है वो कंटिन्यू पतली हो रही है। आर्कटिक सी की जो आइस एक्सटेंट है, यानी कि जो बर्फ़ है वो कंटिन्यू पतली हो रही है, चादर पतली हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। एक कारण और भी है। क्या कारण है? जो ट्री लाइन होती है ना माउंटेन रीजन में, वो हायर एलिवेशन पे जा रही है। अब आप कहोगे सर ट्री लाइन हायर एलिवेशन पे जा रही है, मतलब नहीं समझे। मतलब देखो ऐसा है, मतलब ऐसा है जैसे मान लो पहले मान लो पेड़ जो है माउंटेन पे होते थे 500 मीटर तक। पहले माउंटेन पे पेड़ कहाँ तक होते थे? 500 मीटर तक। लेकिन अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होने के कारण पता क्या हो रहा है कि पेड़ अब और ऊंचाई पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब आप कहोगे सर बात हमें समझ में नहीं आई, कुछ हिंदी में बताओ। हिंदी में जानना ऐसा है कि देखो माउंटेन पिघल रहे हैं तो ऊपर और ज़मीन बन रही है, माउंटेन के और ऊंचाई पे ज़मीन बन रही है, तो ज़मीन अब ऊपर बन गई तो सीधी सी बात है पेड़ और ऊपर लग जाएंगे जा करके, तो माउंटेन की जो ट्री लाइन है वो बढ़ रही है। समझ रहे हो? ये कारण है। हटाओ। मान लो फिर वो कोई नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लो उसके फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर और बताओ, ठीक है। जैसे 2-4 होते हैं खुरपे चुन के फिर भी नहीं समझ में आएगा, 2-4 कारण और बताओ। हो क्या रहा है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो डिसीजेस हैं, अब हो सकता है कईयों को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ना पल्ले पड़े। हम आपसे फिर कहेंगे कि आप 69 लेक्चर पे हो, मैं बहुत कुछ पढ़ा के आया हूँ, पहले पिछले लेक्चर देख के आओ इम्तनान से, अगर समझना चाहते हो, रट्टा नहीं लगाना चाहते हो। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो डिसीज़ हैं वो कंटिन्यू जो है बढ़ रही हैं, समझ रहे हो, कंटिन्यू स्प्रेड कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि देखो सबसे ज़्यादा बीमारी पता कहाँ होती है? बीमारी सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में। लेकिन चूँकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ ही रही है। देखो रोग कैसे बढ़ते हैं, आप कभी सोचे हो कि रोग कैसे, मतलब कैसे फैल जाता है? रोग हवा से फैलता है, बात समझे भाई, और मॉइस्चर से फैलता है। हवा में जो मॉइस्चर होता है, क्या ठंडी वाली जगह पे कहीं पर रोग जल्दी फैलता है?
दवाओं को कभी ठंडी में ही क्यों रखा जाता है हमें बताओ? जो दवाएं होती हैं वो डॉक्टर फ्रिज में क्यों रखता है? कभी सोचा है, विचार किया है? सोचे ना कभी होगे। ठीक है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ सर्दी होती है वहाँ बीमारी की संभावना कम होती है। और जब टेम्परेचर ऊपर भी बढ़ने लगा पोल तरफ, हाइयर एलिवेशन पे, तो बीमारियाँ वहाँ फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। सीधा ताल्लुक इसका बीमारियों से है, समझ रहे हो? एक प्रभाव थोड़ी ना है। फिर आपने एक चीज़ और देखी होगी, क्या? क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि हल्की हल्की आपने देखा होगा स्नोफॉल होने लगी। कहाँ पे? रेगिस्तान में। ये एक नई घटना आपने सुनी होगी, हो सकता है आज पहली बार आप सुन रहे हो। सऊदी अरेबिया में आपने सुना होगा कि बर्फबारी हुई। मतलब कोई रेगिस्तान में बर्फबारी कैसे हो सकती है? ये तो एक बड़ी अचंभे वाली बात है। अब कोई कहेगा चमत्कार है, तो चमत्कार नहीं है, ये पापों का हिसाब है जो वापस आ रहा है। समझ रहे हो? इसके बहुत बड़े इफेक्ट देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो? ये चीज़ है। मान लो फिर भी कोई नहीं समझे मारा, मान लो हट्टी टाइप का आदमी, जिद्दी, नहीं पल्ले पड़ रहा, उसको लग रहा कि नहीं सब अभी सब अभी हम बाहर देख के सब मौसम अच्छा है। ठीक है, तुम्हारी फाइल का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा झूठा है और ये दावे किताबी है। आगे देखो, वेजिटेशन की अगर बात की जाए तो जहाँ पे आइस फ्री एरिया है अंटार्कटिका के, अंटार्कटिका में आपको पता है कि बर्फ़ जमी रहती है। जहाँ बर्फ़ जमी रहेगी वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है। और जब वेजिटेशन नहीं होती तो वहाँ पे आदमी क्या खाता है? मांस खाता है, मछली मार मार के खाता है, और शराब पिएगा, क्योंकि शरीर को गर्म रखना है। अभी इंडिया में थोड़ी ना हो पाएगा। समझे? ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है कि आप खाओगे क्या, पियोगे क्या। हम आपको गारंटी देते हैं आधे आदमी अभी मांसाहारी बन जाएंगे। अभी जो है साग सब्जी जो हटा लो और कह दो कि जो है साग सब्जी सब खत्म हो गई, ज़िंदगी बचाने के लिए आधे खाने लगेंगे। समझ रहे? सब जो है पंडिताई जो है घुस जाएगी। ये सब कुछ जो है जितना भी जो है अपने आप को समझते हो ना, सब चला जाएगा। तो ज्योग्राफी भी जो है एक रोल प्ले करती है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी भी जो है एल नीनो इवेंट की वो भी बढ़ रही है। जैसे आपने देखा कि कई वर्षों से एल नीनो इवेंट बार बार आते हैं। अब हो सकता है आधे को एल नीनो नहीं पता होगा एल नीनो होता क्या है। अरे यार, एल नीनो का इतना मतलब समझ लो कि इंडिया में सूखा पड़ता है। अगर डिटेल में समझना है तो हम फिर तुमसे कहेंगे, ये 69 लेक्चर है, 69 सब पढ़ा के आए हैं वो सब। ठीक है, तो एल नीनो बार बार आना इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर दुनिया में जो है आपने देखा कि 2023 दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब गर्म साल रहा। ठीक है, करंट अगर डेटा सेट के हिसाब से बात की जाए तो 2023 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है, हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है। वार्मेस्ट ईयर की जो संख्या है वो अगर आप देख रहे हो ट्रेंड 2014 के बाद से, 2014 में काफ़ी चीज़ें बदली। एक तो कल्कि का अवतार हुआ भारत में। ठीक है, 2014 के बाद से काफ़ी चीज़ें बदली, और एक क्लाइमेट चेंज भी बदला। मतलब वार्मेस्ट जो ईयर है ना वो ज़्यादा देखने को मिले हैं 2014 के बाद से। समझ रहे हो? तो प्रकोप होता है ना कल्कि के अवतार का, एक ऊर्जा होती है उसमें। समझ रहे हो? 2010 की अगर बात की जाए तो वार्मेस्ट डिकेड था रिकॉर्ड पे। दशक की बात हो रही, दशक की, डिकेड की। वार्मेस्ट डिकेड था 2010। 20th और अर्ली 21st सेंचुरी अगर बात की जाए तो वार्मेस्ट पीरियड ऑलरेडी हमें 2 मिलेनिया के देखने मिले हैं। यानी कि लास्ट 2 मिलेनिया के हमें वार्मेस्ट पीरियड देखने को मिले हैं। लेट 20 सेंचुरी। अब जिनको लेट 20th सेंचुरी नहीं पता होगा हो सकता है, तो 21st सेंचुरी कहाँ से पता होगा? अरे यार, बिल्कुल बेसिक सी बात होती है। अगर तुमसे कोई 20th सेंचुरी कहे ना तो इसका मतलब होता है 1900 से लेकर के 2000 तक। अगर कोई तुमसे 21st सेंचुरी कहे तो 2000 से लेकर के 2100 तक। यानी कि 2026 जो चल रही है ना, ये 21st सेंचुरी में ही हम चल रहे हैं। समझ रहे हो? 21वीं शताब्दी। इतनी बेसिक बात पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें, कोरल्स मर रही हैं। अब हो सकता है आदों को कोरल ना पता हो कि कोरल होती क्या है। तो कोरल बस ये जो है मरीन इकोसिस्टम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है।
जहाँ पे आपको इतना बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है समुद्र के अंदर, समझ रहे हैं, इनको हम कोरल्स कहते हैं। और इन्हीं से जो है काफ़ी जो है इनसे जो मरीन इकोसिस्टम होता है इन्हीं पे डिपेंड होता है, इनको खाता पीता चलते फिरते रहते हैं। और जब यही डैमेज हो जाएगा तो खाओगे पियोगे क्या, मतलब जो समुद्री लोग हैं, ठीक है, तो मर रहे हैं ये कोरल रीफ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझ रहे, तो मरीन इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। तो ये बात आपने देखी। तो आज हमने कुल मिला के मोटा मोटी किस बारे में बात की, क्लाइमेट चेंज के बारे में। कल हम फिर दूसरा लेक्चर लेंगे, हम इसमें थोड़ी सी और कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और ये कथा अभी थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है, क्योंकि जब चीज़ों को डिटेल में समझना होता है तो ऐसे समझा जाता है। बाकी ऊपर ऊपर तो मैं आपको चाहूँ 5 मिनट में बता के निकल लूँ, ठीक है। एक गहरी समझ, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी समझ आएगी जब आप जो है इस प्रकार के डीपली अंडरस्टैंडेबल लेक्चर को देखोगे, ठीक है। तो कल फिर एक लेक्चर आएगा, तब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैं लास्ट में फिर आपसे कहूँगा कि आज 69 लेक्चर था, और कल हमारा हिस्ट्री का लेक्चर होगा, और परसों हमारा 71 लेक्चर जो होगा वो अगेन हम यहीं से कथा को अपनी कंटिन्यू करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। धन्यवाद।